हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे से होंगे। और अभी जो हमारी कक्षा चल रही है वो है 10वीं कक्षा की विज्ञान। जो सब्जेक्ट है उसका भौतिक विज्ञान का पार्ट, और उसका जो दूसरा चैप्टर है वो चल रहा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने ये पढ़ लिया था कि विद्युत धारा अगर हम किसी चालक तार में प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर उसका चुंबकीय प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। उसी कड़ी में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो घरेलू विद्युत परिपथ कैसा होता है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है टॉपिक। उसके अलावा अतिभारण क्या होता है, लघु पतन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझते रहें, मज़े से समझते रहें, अच्छे से। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ आप सभी के घर पर हमेशा काम आने वाली चीज़ है, जिसका हम हमेशा लगभग प्रयोग करते रहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है बच्चों? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए होता क्या है बच्चों, जो हमारे घरेलू उपकरण जो काम में आते हैं, जो विद्युत से संचालित होते हैं, तो जो वायरिंग हमने वहाँ कर रखी होती है, अलग अलग बोर्ड लगाए हुए होते हैं, फिर वहाँ पर हमने कई उपकरण जोड़े होते हैं, प्लग होते हैं, वहाँ पर जब हम कोई भी पिन डालकर उस उपकरण को काम में ले सकते हैं, उसमें विद्युत धारा की सप्लाई कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा संयोजन होता है, ये संयोजन ही बच्चों घरेलू विद्युत परिपथ कहलाता है। अगर हम नॉर्मली समझें कि ये जो संयोजन है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अगर मान लो मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरे पास एक बैटरी है और इस बैटरी से मेरे को किसी बल्ब को जलाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस बैटरी का एक जो तार है उस बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ दूंगा, ये मान लो मेरा बल्ब है, और जो दूसरा तार है वो उसके दूसरे यानी बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दूंगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप कुंजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपने मान लो यहाँ पर कुंजी लगा दी और ये आपने बैटरी जोड़ दी। अब देखिए बच्चों, जितना वोल्टेज इस बैटरी से निकलेगा उस वोल्टेज के कारण ये जो आपका बल्ब है वो जलने लगेगा, धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होने से ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। तो सर आपने तो ये बताया था कि बैटरी जो है वो तो इस किसी भी प्रतिरोध के दो सिरों पर विभवांतर यानी विभवों का अंतर बताती है या विभवांतर उत्पन्न करती है। बिल्कुल बच्चों, ये जो आपने यहाँ पर एक बल्ब लगाया, ये बल्ब एक तरह का प्रतिरोध ही तो है। क्या है? प्रतिरोध। और इस बल्ब के अंदर जो यहाँ पर लगा हुआ है वो है टंगस्टन का फिलामेंट बच्चों। क्या लगा हुआ है? टंगस्टन का फिलामेंट। होता क्या है, जैसे ही हम इस बैटरी को संयोजित करेंगे, बैटरी को संयोजित करेंगे तो ये बैटरी जो है वो इस बल्ब के एक यानी ये धन टर्मिनल जो है वो धन टर्मिनल से जुड़ जाएगी और एक इसके दूसरे टर्मिनल से जुड़ जाएगी जो ऋण टर्मिनल हो जाएगा। तो ये जो आपका बल्ब है, इस बल्ब के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, विभवों का अंतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जो धारा प्रवाहित होने लगेगी वो धारा बच्चों ऐसे जाके फिर इससे होके इस प्रतिरोध से, फिलामेंट जो हमने लगा रखा है, इससे होके आगे जाएगी। तो ये जो फिलामेंट है वो फिलामेंट होता है धारा का प्रतिरोध, यानी कि ये क्या करेगा, धारा को रोकने की कोशिश करेगा, और रोकने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और गर्म होके उष्मा उत्सर्जित करेगा, और जो उष्मा इसके द्वारा उत्सर्जित की जाएगी बच्चों उसे हम प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्रयोग में ले लेंगे। ये तो होता है सीधा साधा सिंपल तरीके से संयोजन। अब देखिए, हम समझते हैं कि हमारे घरों में जो तीन तार आते हैं अलग अलग, उन तारों का कैसे कैसे संयोजन करते हैं, उन तारों में से कौन सा तार किस तरीके का तार होता है, उन सब के बारे में अभी अध्ययन करते हैं। बच्चों देखिए, हमने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे घर हैं वहाँ घरों पर तीन अलग अलग कलर के तार आते हैं। एक लाल कलर का होता है, एक काले कलर का और एक हरे कलर का होता है। अक्सर ऐसे तार होने चाहिए, हालांकि यहाँ पर तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, हमें जैसे तार मिलते हैं उससे हम कनेक्शन कर देते हैं। लेकिन ये जो जो कलर अलग अलग आते हैं, जैसे हरा कलर है, लाल कलर है, काला कलर है, ये अलग अलग जो फेज लाइंस होती है, न्यूट्रल्स होते हैं, या जो अर्थिंग होती है, उनके सिंबल्स होते हैं।
तो देखते हैं हम कैसे होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, एक जो तार होता है वो तार होता है सबसे पहले लाल कलर का। मान लेते हैं जो तार है वो कैसा है, लाल कलर का। ये जो तार है लाल कलर का, ये कौन सा तार है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा एक तार आपने देखा होगा कि काला कलर का होता है। कैसा होता है, काला कलर होता है बच्चों। और एक तार आपने देखा होगा हरा कलर होता है। कलर ही लिख दिया गया, मैं हरा रंग लिख देता हूं यहां पर, थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो लाल रंग का होगा, एक आपका काला रंग का होगा और एक आपका जो होगा बच्चों हरा रंग का होगा। तो ये जो आपका लाल रंग का तार आता है और जो काला रंग का तार आता है या फिर जो हरे रंग का तार आता है, इनमें से कौन से तार में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। देखिए बच्चों होता क्या है, जो लाल रंग का तार होता है ये होता है विद्युत में तार, विद्युत में तार। इसको हम लाइन तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन फेज या लाइन तार भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो तार है वो वास्तव में बच्चों धनात्मक तार होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक ऋणावेशित और एक धनावेशित तार होते हैं अलग अलग, तो ये धनात्मक तार होता है। जो आपका काला रंग का होता है तार, उसे हम उदासीन तार कहते हैं बच्चों। कौन सा, उदासीन तार। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं न्यूट्रल। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ऋणात्मक तार या ऋणात्मक टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल। और जो तीसरा तार है हरा कलर का, वो होता है बच्चों अर्थिंग वाला। कैसा होता है, अर्थिंग वाला, अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर होता है। यहां फेज की जगह भी आप लाइन वायर लिख दो, बहुत अच्छा लगेगा थोड़ा सा, लाइन वायर। हालांकि इसको फेज तार भी कहते हैं या फेज वायर भी कहते हैं। ये तीन तार होते हैं, एक तो आपका लाल कलर का होगा, एक आपका काला कलर का होगा और एक आपका हरा कलर का तार होगा। ये आपने देखे होंगे। यहाँ पर मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, वरना मैं दिखा देता। आप देखना घर पे, अगर कोई ऑथेंटिक लाइन आ रही है कहीं आपको मिलेगी, या जो वेरीफाइड लाइन होती है जो वास्तव में अच्छी कंपनी के द्वारा बनाई गई है, तो अगर आप उस तार को लोगे तो वहाँ पर तीन तार होते हैं बच्चों। और ये जो तीनों तार हैं उनमें से एक का लाल रंग होगा जो विद्युत में तार होगा, लाइन वायर कहा जाता है, धनात्मक होता है। दूसरा काला रंग का होगा जो उदासीन तार होता है, ऋणात्मक कहा जाता है। और तीसरा हरे रंग का होगा, अर्थिंग वायर कहा जाता है। अब देखिए इनके उपयोग क्या क्या है, कैसे कैसे ये काम में आते हैं। तो बच्चों देखिए ये जो तीन तार हैं, आपने एक बोर्ड देखा होगा जो आपके यहाँ पर विद्युत बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड इस तरीके का होता है। उसमें लगे होते हैं तीन होल यहाँ पर इस तरीके के, और यहाँ लगा होता है आपका एक स्विच। ठीक है, इस तरीके का स्विच होता है। अब जो ये तीन तार आते हैं बच्चों, इनका कैसे कनेक्शन करते हैं, और अगर आपको इस परिपथ को जोड़ना है तो आप इस परिपथ को जोड़ के कैसे दिखाओगे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होगा। अच्छा, ये जो रंग मैंने दिखाए हैं, लाल रंग काला रंग, ये होते हैं उन तारों पे आवरण। बच्चों तार तो जो होंगे मान लो तांबे के हैं या लोहे के तार होंगे, इनके ऊपर जो आवरण चढ़ाया हुआ हो वो होता है। ये जो कलर है ना, लाल रंग काला रंग हरा रंग, ये उनके ऊपर चढ़ाया हुआ जो आवरण है उसका रंग है। ये जो रंग मैंने दिखाए हैं ना बच्चों, ये रंग है तार का आवरण, तार का कवर जिसको बोल सकते हैं, तार के ऊपर चढ़ाया हुआ जो कलर होता है वो। अब देखिए कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए बच्चों ये जो तीन इसके पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट में हम कैसे कनेक्शन करेंगे। देखिए ये जो हमारी पिन है, ये पिन देखिए, इस पिन में देखो तीन फेज दे रखे हैं, इसका मतलब इसके अंदर तीन तार होंगे, तीन ही तार थे, उन तीनों तारों को तीनों से कनेक्शन कर दिया गया है। और इसमें देखो ये जो बड़ा है, ये ऊपर वाला पॉइंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। हमेशा ध्यान रखें, ये पॉइंट जो होता है वो बड़ा पॉइंट होता है। इसका भी कारण समझेंगे हम, आप बने रहें वीडियो के अंत तक। अभी देखें कि ये जो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि आपका कौन सा रंग है, काला रंग है, सॉरी लाल रंग है। तो मैं पहले तो लाल रंग को जोड़ देता हूँ। ये जो आपका लाल रंग है बच्चों, ये जुड़ा हुआ होता है इससे, ये होता है आपका लाइन वायर। कौन सा वायर होता है बच्चों, लाइन वायर। ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। उसके बाद देखिए कौन सा कलर है, काला वाला रंग। ये जो काला रंग है वो होता है बच्चों उदासीन कलर है। कैसा कलर होता है, उदासीन कलर।
और ये जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से जाके इस तरीके से यहाँ पर, ये जो आपका स्विच है ना, इस स्विच के एक पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। कहाँ जुड़ा हुआ होता है बच्चों? इस स्विच के एक पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। स्विच में भी तो दो पॉइंट होते हैं यहाँ पर। तो ये जो काला वाला है ये कौन सा कलर है? ये न्यूट्रल फेज, या जी इसको हम कह सकते हैं उदासीन। ये लिख देता हूं, उदासीन। ये कौन सा तार है बच्चों? ये है उदासीन तार। और जो तीसरा वायर है जो होता है आपका हरे कलर का, वो बच्चों ऐसे होता है, वो इस तरीके से इससे जुड़ा हुआ होता है कनेक्शन से। और ये जो हरे कलर का है ये होता है बच्चों अर्थिंग वायर। कौन सा वायर होता है? अर्थिंग वायर। ये देखिए ये तीन तार होते हैं, इन तीनों तारों का ऐसे संयोजन होता है। तो क्या ये सर्किट अभी बन गया ऐसे ही? बिल्कुल नहीं बना है। देखिए बच्चों, जब भी हम किसी भी परिपथ में धारा स्थापित करना चाहते हैं, धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, तो परिपथ पूरा होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए, तभी उसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है। तो बंद परिपथ कैसे करेंगे? बंद परिपथ देखो ऐसे कर लेंगे। ये जो आपका दूसरा वाला फेज है ये वाला, देखिए आप अगर बोर्ड को अंदर से देखोगे तो भी आपको दिखाई देगा, ये जो एक पॉइंट है उस पर लिखा होगा एल है और एक पे लिखा हुआ होगा एन है। एक पे लिखा हुआ क्या हो जाएगा? एन। इस तरीके से लिखा हुआ भी होता है अंदर, आप देखोगे तो। ये जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को जोड़ा हुआ होता है इससे, और ये आपका जो है वो हो गया आपका स्विच। क्या हो गया? स्विच। और ये कार्य करेगा। अब आप देखिए इस बटन को जैसे ही दबाओगे नीचे की तरफ, तो ये दोनों कनेक्शन हो जाएंगे, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? देखो यहां से धारा आएगी, लाइन जो ये लाइन वायर है उसमें से धारा आएगी, धारा अंदर से प्रवाहित होगी। कहां से? इस पर जाएगी न्यूट्रल पे, और इससे घूम के वापस धारा प्रवाहित हो जाएगी। इस तरीके से एक परिपथ का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही हम इसको ऊपर कर देते हैं, इसका मतलब स्विच क्या हो गया? ऑफ हो गया। ऑफ होने का मतलब क्या है? इन दोनों तारों के बीच का कनेक्शन कट गया है। और जब कनेक्शन कट गया है दोनों तारों के बीच का, तो अब धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि धारा के लिए बंद परिपथ का निर्माण नहीं हो रहा है। और बंद परिपथ का निर्माण नहीं हो रहा है, इसका मतलब धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कनेक्शन भी करना है घर पे, तो आप कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? ये अगर क्लियर है तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आराम से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। फोटो खींचनी है, फोटो खींच लो। ठीक है, ये तो कनेक्शन होगी। अब देखिए हम इस तार के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो तार है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये क्या होता है? ये पॉइंट किस चीज का होता है? देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है ये होता है भूसंपर्कित तार। क्या होता है? भू संपर्कन तार। देखिए इसका होता क्या है बच्चों, ये वास्तव में एक अर्थिंग वायर होता है। कौन सा वायर होता है? अर्थिंग वायर। ये ऊपर वाला जो होता है अर्थिंग वायर। इससे क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट होता है तीसरी वाला, इस आपकी पिन के अंदर ये जो पॉइंट होता है बच्चों, इस पॉइंट को क्या किया जाता है? हाँ, कभी कभी देखना आप यहाँ भी दो पॉइंट दिखे होते हैं, वो पिन के अलग अलग साइज के हिसाब से होते हैं कि आपने जो उपकरण उससे चलाना है वो कितने ज़्यादा एम्पियर की धारा प्रवाहित लेगा, धारा कंज्यूम करेगा, और कौन सा छोटा, अगर छोटा है तो पिन छोटी आती है। अगर आप उपकरण जो ज़्यादा वोल्टेज की धारा चाहिए वो लेके आते हो, तो वहाँ पर आपको बड़ी पिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी जो धारण क्षमता है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका कनेक्शन है, ये जो आपका पॉइंट है, ये सभी तारों का एक साथ संयोजित करके इसको क्या कर दिया जाता है? इसको भू संपर्कित कर दिया जाता है। ये जो सिंबल है वो, ये सिंबल किसका है? भू संपर्कन का है। इसको क्या कर दिया जाता है? भू संपर्कित कर दिया जाता है। तो सर इस भू संपर्कित करने से क्या फायदा है? भू, नाम ही गलत लिख दिया। इसका क्या कर दिया जाता है? भू संपर्कन किया जाता है बच्चों। भू संपर्कित करने का फायदा क्या है? देखिए फायदा ये है कि ये जो पृथ्वी है, भू संपर्कन का मतलब हम किससे जोड़ रहे हैं इसको? पृथ्वी से। ये जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, इस पृथ्वी का जो विभव है, मानक विभव, वो शून्य माना जाता है। पृथ्वी का जो विभव है शून्य माना जाता है, और इसे ही मानक विभव माना जाता है। तो ये जो मानक विभव है पृथ्वी का, वो क्या होता है? शून्य होता है। अब क्या होता है कि कभी गलती से मान लो आपके घरेलू सर्किट में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया है,
या धारा बहुत ज़्यादा आ गई है, तो होगा क्या, उस समय ये होगा कि जो आपने ये भूसंपर्कन कर रखा है उस पर जो आवेश होंगे ये सारे के सारे आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। और पृथ्वी तो ऐसी है, तभी तो इसको माँ कहते हैं, जितना है आने दो, वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी कि इतना ज़्यादा क्यों आ गई, अब की बार आपने धारा ज़्यादा भेज दी है, धारा कम भेज दी है। वो पावर हाउस में आके कभी लड़ाई नहीं करेगी कि आपने ज़्यादा धारा भेज दी तो हमारे उपकरण जल गए हैं। वो क्या करती है, जितने भी ज़्यादा आवेश वगैरह आ जाते हैं तो उन्हें क्या कर लेती है, अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है। तो हम इस भूसंपर्कन के द्वारा क्या करते हैं, इस भूसंपर्कन के द्वारा हम जो अतिभारण की व्यवस्था है या फिर कहीं हमारे शॉर्ट सर्किट है, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। इनसे इस तरीके से भी बच सकते हैं कि अगर आपने कभी देखा होगा कि कूलर लगा हुआ है आपका, तो उस कूलर में कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कूलर के आप अगर हाथ लगाते हो तो वहाँ पर झटका सा महसूस होता है। जो आटा चक्की होती है उसके भी अगर आप कभी हाथ लगाते हो तो वहाँ भी झटके सा महसूस होता है। अगर आपने फ्रेस लिए तो फ्रेस में नीचे प्लेट लगी होती है धात्विक, तो वहाँ पर भी कभी हो सकता है कि उस धात्विक प्लेट को अगर आप छुएं तो वहाँ पर भी आपको विद्युत के कारण, विद्युत धारा के कारण झटका महसूस हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, ये हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। फिर क्या होता है कि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा झटका महसूस नहीं करेंगे, ये अर्थिंग के कारण सारा का सारा जो हाई वोल्टेज है वो कंज्यूम कर लिया जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, इससे तक यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो हम इसका भूसंपर्कन करते हैं, तो ये जो तार हम काम में लेते हैं, ये तार जो हम काम में लेते हैं बच्चों, वो तार होता है, उसका प्रतिरोध जो होता है वो नगण्य होता है, बहुत कम प्रतिरोध वाला लेते हैं काम में। बहुत कम प्रतिरोध वाला इसलिए काम में लेते हैं कि हो सकता है कि कभी ये जो 3 तार हैं बच्चों, ये 3 तार हो सकता है कि जो अर्थिंग की व्यवस्था यहाँ हमने की है वो हो सकता है कि यहाँ नहीं होके जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इस पॉइंट के अंदर आवेश आ जाए, तो फिर तो वो पूरी की पूरी जो वायर है वो जल जाएगा। इसीलिए ये जो इसका आवरण है वो ये मोटा बनाया जाता है इसके कारण, क्योंकि जब ये जो क्षेत्रफल है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित हो जाएगी, तो जो ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाएंगे तो ये आराम से उनको कंज्यूम करके क्या कर देगा, भू संपर्कित कर देगा उनको। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अतिभारण के बारे में। अभी जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है अतिभारण, ओवरलोडिंग। आपने अक्सर देखा होगा अतिभारण, क्या देखा होगा, अक्सर ये होता है कि कभी कभी ज़्यादातर बारिश के मौसम वगैरह में ऐसा होता है कि कभी कभार घरों में हाई वोल्टेज दौड़ जाते हैं, धारा का मान ज़्यादा दौड़ जाता है, तो फिर कोई जो हमारे घरेलू उपकरण हैं, हो सकता है कि अगर सही तरीके से व्यवस्थित रूप से अगर हमने परिपथ नहीं बना रखे हैं, अर्थिंग वगैरह नहीं कर रखी है, तो ये जो घरेलू उपकरण है वो जल जाते हैं कभी कभार। कभी आपने ये सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया है, ऐसी चीज़ें भी आपने सुनी होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें और सारी की सारी व्यवस्था इसी कारण से होती है। होता क्या है कि जो हमारे पास हमने कोई बोर्ड ले रखा होता है, मेरे पास यहाँ पर बोर्ड अवेलेबल नहीं है, ये बोर्ड जो है एक वो लगा हुआ है, वरना आपकी सर्किट कनेक्शन हट जाएगा तो शायद हो सकता है कि मैं दिखूँ ही नहीं आपको, तो वो मैं दिखा नहीं सकता। आप देखना घर पे आपके लगा हुआ होगा, बोर्ड लगा हुआ होता है, तो उस बोर्ड की एक क्षमता होती है बच्चों, उसकी क्या होती है, क्षमता होती है कि ये 3 एम्पियर तक की, 4 एम्पियर तक की, 5 एम्पियर तक की धारा सहन कर सकता है। कभी कभी आपने सोचा होगा, यूँ देखा होगा कि जब आप कभी कोई हीटर काम में लेते हो, कभी क्या काम में लेते हो, कोई हीटर काम में लेते हो, कभी आपने देखा होगा कोई हीटर काम में ले रहे हो, तो हीटर जब हम काम में लेते हैं तो वहाँ पर जो पिन होती है, जो प्लग होता है वो बहुत बड़ा दिया हुआ होता है। इसका कारण यही है कि उसकी क्षमता जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्षमता जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका हीटर है वो हाई वोल्टेज का होता है, वो ज़्यादा धारा कंज्यूम करता है। अब इन चीज़ों के कारण क्या होता है बच्चों कि जैसे जो परिपथ आपने जो प्लग वगैरह आपने घर पे देखा है और जो बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड में क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा, उसका जो क्षमता है वो तो कम है और बहुत ज़्यादा वोल्टेज या बहुत ज़्यादा शक्ति लेने वाले यंत्र हम उससे जोड़ देते हैं, तो अब ये जो यंत्र हैं वो जो धारा है उसका कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा धारा खींचेंगे, और उसकी क्षमता है कि वो ज़्यादा धारा दे नहीं सकता। तो जब ज़्यादा धारा दे नहीं सकता तो वो क्या करेगा,
वो फिर अपनी शक्ति से ज़्यादा धारा उनके द्वारा खींचे जाने के कारण वो जल जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगी उसमें। ये व्यवस्था होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लो मैंने एक यहाँ पर, और इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लगा रखा है बच्चों एक फ्यूज, ये मेरे पास एक फ्यूज है, और ये मैंने लगा दी एक बैटरी, और यहाँ मैंने एक लगा दिया बल्ब। क्या लगा दिया, बल्ब। इसको मैंने कुंजी से जोड़ दिया, ये कुंजी है, प्लस माइनस वी, और ये जो आपका है वो क्या है, फ्यूज है, ठीक है। और ये आपका जो लगा हुआ है वो है विद्युत बल्ब। अब मान लो एक बार के लिए देखो, हालांकि इस ऐसी धाराएं इसमें बहती कि नहीं बहती वो नहीं, अभी मैं सिर्फ मान रहा हूं। मान लो कि ये जो आपका बल्ब है, ये बल्ब 1 एम्पियर की धारा कंज्यूम कर रहा है। कितने एम्पियर की धारा कंज्यूम कर रहा है, 1 एम्पियर की धारा। और हुआ क्या, ये बल्ब तो 1 एम्पियर की धारा कंज्यूम कर रहा है, और ये जो आपने फ्यूज लगा रखा है, इस फ्यूज की क्षमता है मान लो 2 एम्पियर, यानी कि जो फ्यूज है वो 2 एम्पियर तक की धारा तो सेंड कर जाएगा। और जैसे ही 2 एम्पियर से ज़्यादा की धारा आएगी, ये क्या करेगा, पिघल जाएगा, पिघल कर हट जाएगा, जल जाएगा। आप सुनते हो ना, फ्यूज उड़ गए, वो यही कारण होता है। इसीलिए तो फ्यूज बांधे जाते हैं। फ्यूज इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कभी भी गलती से अति भारण हो जाए, प्रवाहित धारा का मान ज़्यादा हो जाए, तो वो आपके उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाकर खुद ही खत्म हो जाता है, धारा का संबंध विच्छेद कर देता है, परिपथ में धारा प्रवाहित ही नहीं होने देता है। तो यही कारण होता है बच्चों कि अगर यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ 1 एम्पियर है, तो आसानी से धारा प्रवाहित होगी, कोई समस्या नहीं। लेकिन मान लो इसी चीज़ को कि यही जो फ्यूज है मेरे पास, इस फ्यूज की जो क्षमता है वो कितनी है, 2 एम्पियर। अब मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया 1 एम्पियर का, फिर मैंने एक बल्ब और लगा दिया, उसकी क्षमता भी कितनी है, 1 एम्पियर है। फिर मैंने एक बल्ब और लगा दिया, ऊपर आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं यहाँ बीच में बना देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने एक बल्ब और लगा दिया, ये कुंजी हो गई आपकी, और यहाँ लगा दी मैंने बैटरी, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्यूज है इसकी क्षमता कितनी है, 1 एम्पियर की, सॉरी 2 एम्पियर की। ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज की क्षमता कितनी है बच्चों, 2 एम्पियर की। ये तो है आपका फ्यूज जो हमने लगा रखा है। और अब मैंने उपकरण जोड़ दिए 3 एम्पियर के। देखो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, तो टोटल उपकरण कितने जोड़ दिए, 3 एम्पियर के। अब जब उपकरण मैंने 3 एम्पियर के जोड़ दिए, इसका मतलब ये हो गया कि इस सर्किट से, ये जो भी सर्किट है, जो भी परिपथ है, इस परिपथ से ये आपका ये जो आपने यहां पर उपकरण लगा रखे हैं, यंत्र लगा रहे हैं, वो कितने एम्पियर की धारा लेंगे, 3 एम्पियर की धारा। इनको कितनी चाहिए, 3 एम्पियर की। लेकिन ये उपकरण जो फ्यूज लगा रखा है वो तो 2 एम्पियर का ही है, यानी कि इसमें से 2 एम्पियर से ज्यादा धारा प्रवाहित होती है, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये यहां पर 3 एम्पियर की धारा नहीं देगा, उससे पहले ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और यहां से जैसे ही जलेगा तो ये संबंध विच्छेद होगा, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी नहीं। क्या कारण रहा, अतिभारण का कारण रहा, क्योंकि हमने इसकी क्षमता से ज्यादा इसको धारा दे दी, या जो उपकरण है वो उसकी क्षमता से ज्यादा वहां पर जोड़ दिए। ये होता है बच्चों अतिभारण। इसको क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं। यानी कि अगर आप इसको परिभाषित करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जब किसी निकाय में अपेक्षित मान से ज्यादा मान के यंत्र जोड़ दिए जाएं तो अतिभारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, अतिभारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये अतिभारण होता है बच्चों। यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी चीज़ है, समझे इसे एक बार। फिर हम पढ़ने वाले हैं लघुपतन के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं लघुपतन। देखिए क्या होता है लघुपतन। देखो लघुपतन क्या होता है, समझना इसे। थ्योरी तो आपको मिल जाएगी कहीं भी लिखने के लिए, आप समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों लघुपतन होता क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 वायर लाए रखे हैं, ये 2 वायर है मेरे पास। एक आपका वायर जो है वो लाइन वायर है,
चलो इसको भी हम डिजाइन से बना लेते हैं थोड़ा सा। जब हमारे पास अवेलेबल है कलर तो हम कलर ही काम में लेते हैं। जो लाइन वायर है वो कैसा होता है, रेड कलर का। ये मान लो हमने रेड कलर का, और ये कौन सा वायर है, ये है लाइन वायर, ठीक है। और दूसरा जो उदासीन वाला वो होता है काले कलर का, तो उसको बना लेते हैं हम ये काले कलर का। और ये वाला हमारा जो है वो है उदासीन वायर। कैसा है, उदासीन, न्यूट्रल वायर, उदासीन तार। अब हुआ क्या है कि हमने यहाँ पर जोड़ रखी है एक फ्रिज को। मान लो यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, एक फ्रिज लगा रखा है। देखिए मैंने ये सीधे ही तार लाके इस फ्रिज के नहीं जोड़े हैं, सीधे ही तारों को फ्रिज के नहीं जोड़े हैं बच्चों। ये फ्रिज है और आप ये मानो कि ये जो दो तार आ रहे हैं, इन दो तारों से हमने फ्रिज को कनेक्शन किया। हालांकि वो एक तो अर्थिंग वायर है, उसको तो आप यूँ समझो कि अर्थिंग कर रखा है। जो वायर दो आ रहे हैं, होता क्या है, होता ये है कि ये जो दो वायर हमने ला रखे हैं, ये दोनों वायर हमने यहाँ पर जोड़ रखे हैं। अब हुआ क्या कि अब देखो यहाँ से धारा आ रही है, इस वायर से धारा आती है, धारा आई, ये फ्रिज है तो फ्रिज क्या करेगा, उष्मा ग्रहण करेगा, विद्युत धारा का कंजप्शन करेगा, विद्युत धारा को ग्रहण करेगा। यानी कि ये एक तरीके से प्रतिरोध का काम करेगा, यानी कुछ विद्युत धारा का यहाँ पर ये प्रयोग करेगा। हो सकता है वो फ्रिज के अंदर को ठंडक पैदा करने के लिए काम में ले रहा हो, लेकिन विद्युत धारा को यहाँ पर खर्च तो करेगा ये, कुछ ना कुछ विद्युत धारा का खर्च। अगर खर्च ही नहीं होगी तो फिर हम विद्युत धारा प्रवाहित ही क्यों करेंगे। जो चीज़ हम ले रहे हैं इसका मतलब उसका खर्च करेगा ये। तो ये विद्युत धारा को क्या करेगा, यहाँ पर खर्च करेगा, और खर्च करने के बाद वापस इस फेज के द्वारा उसको भेज देगा। यही काम होता है। तो होता क्या है कि ये यहाँ से गया, फिर घूमा यहाँ पर, और घूम के वापस इधर आ गया। हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है वो लगभग 220 वोल्टेज की धारा होती है। इसकी जो मान होता है वो कितना होता है बच्चों, 220 वोल्टेज। ये धारा हमारे भारत के अंदर घरेलू परिपथ में प्रवाहित होती है। तो ये 220 वोल्टेज की धारा गई, ये धीरे 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 कम होती हुई मान लो जीरो हुई है। धीरे धीरे यहाँ खर्च होती हुई मान लेते हैं कितनी हुई है, 0 वोल्टेज हुई है, कम हुई है ये मान लेते हैं। और फिर हो सकता है ऋणात्मक होकर इधर जा रही हो, लेकिन कम हुई है ये मान लेते हैं। तो हुआ क्या कि ये यहाँ गई, फिर इस परिपथ में ये जो हमने यहाँ पर फ्रिज कोई यंत्र जो लगा रखा है, फ्रिज है या कोई भी यंत्र है, उस यंत्र में धीरे धीरे ये वोल्टेज डाउन हुए, और वोल्टेज डाउन होकर कहाँ तक आए हैं, 0 तक। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है बच्चों कि अगर मान लो ऐसा हो गया कि ये तार किसी गलती से, ये एक दूसरे से कोई गलती से अगर ये तार मान लेते हैं क्या हो गया, ये हो गया कि ये दोनों तार यहीं पर एक दूसरे से स्पार्क हो गए, यहीं पर एक दूसरे से क्या हो गए, मिल गए, यहीं पर एक दूसरे से। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से ये जो लाइन है आपकी, इतने दूर तो होते नहीं, ये तार तो एक दूसरे पर बंधे होते हैं। जैसे ये देखो ये तार हैं, ये तार तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से बंधे हुए। हो सकता है कि ये तार काफ़ी लंबे समय से पड़े रहने के कारण ये जो ऊपर का प्लास्टिक कवर है, जो मैंने आपको अभी बताया आवरण चढ़ा हुआ है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का आवरण धीरे धीरे हो सकता है कि अपनी आयु सीमा खत्म कर दे, उसके बाद में इसकी क्षमता ना रहे इसे आवृत करने की, यहाँ पर चढ़े हुए होने की। तो ये हो सकता है कि धीरे धीरे उतर जाए, या हो सकता है किसी कारण से ये कट जाए, कटने के कारण कैसे भी होके इन दोनों का आपस में क्या हो गया बच्चों, कनेक्शन हो गया। इन दोनों का जैसे ही आपस में कनेक्शन हुआ, तो अब बताओ धारा इधर जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं जाएगी, इधर धारा जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तो आएगी नहीं। और होगा क्या कि ये जो धारा है वो 220 वोल्टेज सीधी यहाँ से इसमें प्रवाहित हो जाएगी। ऐसी होगी धारा, सीधी 220 वोल्टेज यहाँ से यहाँ प्रवाहित होगी, और एकदम से क्या होगा, 220 से एकदम से 0 वोल्टेज हो जाएगी, 220 से एकदम से 0 वोल्टेज होगी। और जब 220 से एकदम से 0 वोल्टेज होगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब होता है कि ये जो वायर है वो जलने लग जाएगा, वायर जो है वो जलने लग जाएगा, और हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। लघु पतन की क्रिया जिसे हम कहते हैं, लघु पतन हुआ है। ये वास्तव में होगा इसलिए, इसका कारण क्या है, कारण देखिए हम समझते हैं इसको। ये है कि एक तो 220 वोल्टेज से धीरे 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 0 होता, विभव जो है वो 220 वोल्ट से क्या होता, धीरे धीरे 0 होता, और एकदम से 0 हो रहा है। यानी कि ये जो तार हमने काम में ले रहे हैं, इस तार का तो हम प्रतिरोध नगण्य मान के चलते हैं इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ फ्रिज भी तो प्रतिरोध के रूप में कार्य कर रहा है। तो जो तार है उसका प्रतिरोध जो है वो हम इस फ्रिज के मुकाबले नगण्य मान के चलते हैं। हालांकि नगण्य नहीं होता है, लेकिन फ्रिज का तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है। तो होता क्या है, देखो ओम के नियम से अगर हम इसको समझना चाहें भौतिक विज्ञान से, तो ओम का नियम क्या कहता है हमें। देखो ओम का नियम हमने पढ़ा था कि V बराबर IR होता है सर, और यहाँ से मैं ऐसे कहूँ कि I बराबर जो है वो होता है V अपॉन में R। और हम कह रहे हैं कि जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा इसका मतलब ये जो तार है, इन तारों का प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगा।
और जब ये तार यानी कि आर जो है, आर का मान शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम जीरो का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। यानी धारा का मान क्या हो जाएगा, उच्चतम स्थिति पर, अनंत तो नहीं कह सकते लेकिन उच्चतम स्थिति पर होगा, अधिकतम स्थिति पर होगा। और अधिकतम स्थिति पर होगा तो फिर धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित होगी, और प्रवाहित होने के कारण हो सकता है कि जो तार हमने लगा रखे उनकी क्षमता ही नहीं हो उसे सहन करने की, तो वो स्पार्किंग हो सकती है, वहां पर वो जल सकते हैं। हमारे विद्युत उपकरण जो सीधे उससे कनेक्ट है वो भी जल सकते हैं। इसे ही कहते हैं विद्यार्थियों लघु पतन की क्रिया। इसे क्या कहते हैं, लघु पतन की क्रिया। तो आज की क्लास में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में आई होगी, इसके लिए धन्यवाद।